अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग प्रैक्टिकल का प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का डायपोल मोमेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट्स हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और ये जो हम डायपोल मोमेंट को डिटरमिन करेंगे ये हम करेंगे थ्रू रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों की रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करेंगे पहले और फिर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हम सारे जो रिज़ल्ट्स हैं उन्हें एक फार्मूला में पुट करेंगे और उसके बाद हमारा रिज़ल्ट निकल आएगा डायपोल मोमेंट। तो हम लोग इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हमें डायपोल मीटर चाहिए होगा और रिफ्रैक्टोमीटर, दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, और साथ में थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक्सेप्शनल है, हम उसे यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मतलब हमने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट का यूज़ करना है। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये है कि हम लोगों ने डायपोल मीटर को ऑन करना है और उसके बाद साथ थर्मोस्टेट को भी ऑन कर देना है। अब जो डायपोल मीटर है उसको हम लोगों ने टाइम देना है कि वो एक स्टेबल टेम्परेचर तक पहुंच जाए, ठीक है, मतलब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएं, थर्मोस्टेट और डायपोल मीटर, और उसी जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर की रेंज में रिफ्रैक्टोमीटर भी होना चाहिए। हम तकरीबन इसे 15 मिनट्स देंगे ताकि वो स्टेबल टेम्परेचर तक पहुंच जाए। अगर हम इसे 15 मिनट्स नहीं देंगे और ये स्टेबल टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी जो रीडिंग्स हैं उनमें फ्लक्चुएशन होगी, वो हमारी जो एनालिसिस है वो प्रॉपर नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है। अब आप लोग कोई भी ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन ले लें, हेप्टेन ले लें, कुछ भी ले लें। तो यहाँ पे हम लोग हेप्टेन ले रहे हैं। अब हमने इसके 10 सॉल्यूशंस बनाने हैं। हमने कौन से सॉल्यूशन बनाने हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशंस। 1% बना लें, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह भी बना सकते हैं। और 1.1%, 1.2%, 1.3%, 1.4%, इस तरह भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्योर सॉल्वेंट लेना है और बाकी 10 हेप्टेन के सॉल्यूशन बना लेने हैं। और जो परसेंटेज सॉल्यूशन है फिर उसकी जो हमारे पास परसेंटेज वेट आएगा, वेटेज आएगी, उसको हमने अपने पास नोट करते जाना है। अब हमने क्या करना है, जो डायपोल मीटर होगा उसके साथ एक कप होता है, प्लास्टिक ट्यूब उसे कहते हैं या प्लास्टिक कप कहते हैं। उसमें आप लोगों ने 20 मिलीलीटर जो आपका सॉल्वेंट है उसको फिल कर लेना है। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, हेप्टेन है, तो हेप्टेन को फिल कर लेना है उस प्लास्टिक ट्यूब में सॉल्वेंट से, ठीक है, मतलब हेप्टेन से सॉल्यूशन नहीं आपने इसमें ऐड करना, सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करना है। अब आपने ख्याल रखना है कि जो आपका सेल है, मतलब जो प्लास्टिक ट्यूब है, उसके बॉटम से जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, वो बाहर ना निकले, ठीक है। और अगर बाहर निकलेगा तो आपकी रीडिंग्स में फ्लक्चुएशन आ जाएंगी, रीडिंग्स आपकी ख़राब हो जाएंगी। इसके अलावा कोई भी एयर कैप्चर ना हो, वो भी आपकी मेजरमेंट में डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। सॉल्यूशन को फिल करने के बाद आपने 5 to 10 मिनट्स वेट करना है। उसको, उस कप को वापस डायपोल मीटर में रख के 5 to 10 मिनट्स वेट करना है, ठीक है, ताकि जो आपका कप है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए ऑपरेटर्स के साथ। उसके बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद आपकी जो रीडिंग है, आपकी वहाँ पर सामने एक डिजिटल रीडिंग आ रही होगी, उसे हम कहते हैं, वो जो डिजिटल आपको नज़र आ रहा होगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर। तो वो आइगन फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहा होता है। अब आपने क्या करना है कि आपने 5 से 10 मिनट वेट करना है ताकि वो स्टेबल रीडिंग आ जाए। पहले ऐसे होगा कि कभी रीडिंग ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। जैसे ही 5 to 10 मिनट्स गुजरेंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो फिक्स हो जाएगी। अब आपने उस रीडिंग को नोट डाउन कर लेना है। वो रीडिंग आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी की रीडिंग F, ठीक है। अब जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है ये किसकी फ्रीक्वेंसी आई है, ये सॉल्वेंट की फ्रीक्वेंसी आई है। अब आपने इस जो आपके पास सॉल्वेंट है उसका आपने कैलिब्रेशन कांस्टेंट निकाल लेना। तो ये इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू K/F। एप्सिलॉन हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, K हमारे पास कांस्टेंट है, कैलिब्रेशन कांस्टेंट, और F हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है।
हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से हमने कैलिब्रेशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब के निकाल लेना है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय एफ। एप्सिलॉन जो है हेप्टेन का, वो हम लिटरेचर से ले लेंगे, और ये आपके पास, क्योंकि हेप्टेन जो है वो इस टाइम प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का इजीली मिल जाएगा हमें किसी भी मतलब लिटरेचर से, किसी भी बुक से। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय एफ करेंगे। तो एप्सिलॉन जो है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लाई बाय जो फ्रीक्वेंसी अभी हमने नोट डाउन की है, तो ये आ गई कैलिब्रेशन कांस्टेंट। अब इस कैलिब्रेशन कांस्टेंट को हमने पूरी प्रैक्टिकल में यूज़ करते जाना है, ठीक है। ये हमारा कैलिब्रेशन कांस्टेंट होगा। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। हमने सॉल्वेंट की कैलकुलेट कर ली, हमने अब सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन लेना है। हमने कोशिश करनी है कि सॉल्यूशन जो है वो हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं। तो लोअर कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास 1% होगी, हायर अगर हमने 1 to 10% बनाए हैं तो 10% हायर होगी। अगर 1 से 1.1, 1.2 इस तरह से बनाए हैं तो 1.9 हाईएस्ट होगी। अब हमने लोअर से हाईएस्ट कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। लोएस्ट कंसंट्रेशन हमारे पास 1% है, तो हमने सबसे पहले इसकी हमने रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट कर लेनी, क्योंकि के हमारे पास होगा। अब हमने सेम उसी तरह से करना है कि जो हमारे पास कप था, उस कप में हमने उस कप को पहले रिंस कर लेना है, वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमने उसमें जो हमारा हमने सॉल्यूशन बनाया था, फर्स्ट सॉल्यूशन, उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह से कि हमने कप को वापस डायपोल मीटर में रखना है, 5 to 10 मिनट वेट करना है ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए जो कप है वो ऑपरेटर्स के साथ। उसके बाद हमने उसकी आइगन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लेना है। अब ये हमारे पास F1 आ गई। हमने क्या करना है कि F1 को एप्सिलॉन वाली इक्वेशन में पुट करना है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू के ओवर F1। के हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड सॉल्यूशन की तरफ, वो आ जाएगा एप्सिलॉन 2। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और एप्सिलॉन 2 में पुट कर देनी है। इसी तरह फिर हमने थर्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है थर्ड सॉल्यूशन की, उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन 3। तो एप्सिलॉन 3 में हम के ओवर F3 कर देंगे। इसी तरह फिर हमने फोर्थ सॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ की, 6 की, 7, 8, 9, 10, और इसी तरह हमारे पास 10 एप्सिलॉन आ जाएंगे, 10 रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। अब ये हमारे पास 10 सॉल्यूशंस आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, उन्हीं सॉल्यूशंस की, जो हमने पहले सॉल्यूशंस देखे हैं, उन्हीं सॉल्यूशंस की अब हम लोगों ने उन सॉल्यूशंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। पहले हम सॉल्वेंट का करेंगे, जिस तरह से हमने सॉल्वेंट की पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी, इसी तरह अब हम रिफ्रैक्टोमीटर लेंगे। रिफ्रैक्टोमीटर में हम लोग क्या करेंगे, पहले उसे क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम उसे एथेनॉल से कर लेंगे या एसीटोन से उसे क्लीन कर लेंगे, उसे टिश्यू से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद अब हम सॉल्वेंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको फाइंड आउट करेंगे। एक ड्रॉप हम लोग प्रिज्म पे सॉल्वेंट का ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसके लिड को बंद कर देंगे, और जो हमारे पास आई पीस होगा उस आई पीस से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। पहले सॉल्वेंट का कर लेंगे, उसके बाद 1 by 1 हम सॉल्यूशंस का फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। टोटल सॉल्यूशंस का हमने 10 सॉल्यूशंस के 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने सिर्फ आई पीस में देखना होता है और वहाँ पर वैल्यू लिखी होती है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए हैं और 10 हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने 2 ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में बनाने हैं, फर्स्ट ग्राफ जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और वेट फ्रैक्शन में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हमने सॉल्यूशन बनाने हैं तो हमें उसके परसेंटेज वेट या वेट फ्रैक्शन का पता होना चाहिए स्टार्ट में बनाते हुए ही। तो हमें वेट फ्रैक्शन 10 वेट फ्रैक्शंस का पता होगा। हमने जो फर्स्ट ग्राफ बनाना है वो एप्सिलॉन वर्सेस वेट फ्रैक्शन में है। अब उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। उसकी स्लोप से हम बी एप्सिलॉन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बी एप्सिलॉन हमारे पास उसकी जो स्लोप होगी वहाँ से आ जाएगा। आप स्लोप को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट एक्सेल पे वैल्यूज़ पुट करके और स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेकंड ग्राफ जो होगा वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और
वेट फ्रैक्शन के बीच में प्लॉट करेंगे, सेकंड ग्राफ, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, स्लोप कैलकुलेट कर लेनी है। वो स्लोप जो है वो हमारे पास BN के इक्वल होगी, ठीक है। अब ये दो स्लोप हमारे पास आ गई हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है एक, ब्यूकेनम मेथड जो है वहाँ से ये फार्मूला डिराइव हुआ है। हमने ये फार्मूला, इस फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करके डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारे पास है म्यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 27 kB/t। kB यहाँ पर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, डिवाइडेड बाय NA हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, फिर एप्सिलॉन हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, 1/एप्सिलॉन 1 + 2 इंटू N1 स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास एप्सिलॉन जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, N1 जो है वो हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, +2 और इंटू B एप्सिलॉन माइनस BN। अब B एप्सिलॉन क्या है, हमने जो कैलकुलेट किया था स्लोप एप्सिलॉन और वेट फ्रैक्शन के बीच में, और BN क्या है जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेट फ्रैक्शन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया था। ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो आ जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। जो भी हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ किया था, जैसे यहाँ पर हमने हेप्टेन यूज़ किया था, तो हेप्टेन का हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ गया। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। जब आप लोगों ने कोई भी पिपेट यूज़ करनी है, आपने फ्लास्क यूज़ करनी है, आप लोगों ने या कोई मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करना है, उसे आपने क्लीन करके ड्राई करके फिर यूज़ करना है। और हर बार जब आपने पिपेट यूज़ करनी, क्योंकि आपने अगर 20 ml आपने उस कप में ऐड करना है, तो या तो आप पिपेट यूज़ करेंगे या आप मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे। तो आपने हर सब्सटेंस के लिए, मतलब अपने हर सॉल्यूशन के लिए, सब्सटेंस नहीं, हर सॉल्यूशन के लिए आप लोगों ने डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करना है, या अगर डिफरेंट अवेलेबल नहीं है तो हर बार उसे अच्छी तरह से वॉश करके फिर यूज़ करना है। और जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन आपने किसी फ्लास्क में बनाए हुए हैं, किसी सिलेंडर में, किसी मेजरिंग फ्लास्क में, तो आपने क्या करना है कि जब जैसे ही आपने सॉल्यूशन निकाला वहाँ से, ठीक है, सॉल्यूशन में से, तो फ़ौरन से उसके बाद में उसे क्लोज़ कर देना है ताकि एवेपोरेशन ना हो, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें एवेपोरेशन हो जाती है। तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है। हमेशा लो कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाना है, कभी भी हायर से लोअर की तरफ नहीं जाना, ताकि अगर आपका कोई जो आप अगर एक ही यूज़ कर रहे हैं, एक ही ऑपरेटर्स, क्योंकि ऑपरेटर्स तो हमारे पास एक ही है, तो एक ही ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन आ जाए, क्योंकि अगर 10% हमने यूज़ किया उसके बाद 9 करेंगे तो कोई ड्रॉप 10% सॉल्यूशन वाले का उसमें रह गया है, तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन वो सारी जो आपकी रीडिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो रीडिंग में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऑपरेटर्स वही यूज़ करना है, सिलेंडर हमने या जो कप है हमने वही यूज़ करना है। आपने ट्राई करनी है कि अगर 3 सॉल्यूशन, अगर आपके पास एक कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1, उसकी आपने 3 रीडिंग्स लेनी है, मतलब उसको 3 बार आपने, ताकि कोई आप उसमें प्रॉब्लम ना रह जाए, 3 बार आपने उसकी रीडिंग लेनी है। उसके बाद फिर आपने उसको नोट करना है, ठीक है। मतलब हर बार हर मेजरमेंट को आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है और फिर उसका एवरेज ले लेना है, या आपने जो आपको लग रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग है वो ले लेनी है। हर बार यूँ करना है ताकि इससे आपकी जो रिज़ल्ट की एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा आपने पूरा जितना आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आपने टेम्परेचर को नोट करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, ताकि आपके टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन ज़्यादा तो नहीं है। आपने जो आपका पूरा ऑपरेटर्स, दोनों ऑपरेटर्स हैं, रिफ्रैक्टोमीटर और आपका डाइपोल मीटर, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं हैं, तो वो आप थर्मोस्टेट से बहुत इजीली उन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आ सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों ने लिखते हुए ये करना है कि आप ये सब परफॉर्म कर चुके हैं, तो इसे पास्ट में लिखने की कोशिश करें।